महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी में दरार आने के संकेत मिले हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कई मसलों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। एक वीडियो जारी कर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं की बैठक होती है और उसमें मंत्री रविंद्र चौहान शामिल होते हैं और इस दौरान इस बात पर चर्चा होती है कि कल्याण लोकसभा चुनाव में शिवसेना को हटाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार को जिताएंगे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच गठबंधन पर हो रही बयानबाजी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों पार्टियों की मंशा साथ चलने की है, लेकिन अगर वो बदल जाए तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर एक और संकेत देते हुए कहा कि जिस दिन दोनों पार्टियों के बीच कोई खटास हो जाएगी, उस दिन मीडिया को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के दिग्गज नेता इन दिनों कई राज्यों के दौरे पर हैं। ऐसे में पार्टी की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। अमित शाह आज गुजरात के पाटन में सुबह 11 बजे और महाराष्ट्र के नांदेड़ में शाम 5:30 बजे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नांदेड़ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का गढ़ भी है। वहीं रविवार को वो आंध्र प्रदेश जाने से पहले तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की एक जनसभा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी होगी, तो ये आंध्र प्रदेश में जेपी नड्डा भी रहेंगे। झारखंड राज्य छात्र यूनियन और अन्य संगठनों ने मिलकर आज 48 घंटे का झारखंड बंद का ऐलान किया है। ये बंद स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की मांग को लेकर रखा गया है। जेएसएसयू का कहना है कि सरकारी नौकरी के लिए हमारी सरकार ने झारखंड के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए खोल रखे हैं, जिसमें हमें अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हमने 48 घंटे के लिए झारखंड बंद बुलाया है। वहीं जेएसएसयू ने झारखंड में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड संघों से भी इस बंद का समर्थन करने की अपील की है। दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी महासचिवों की अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार के 9 साल को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ साथ पार्टी के अन्य राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहे। ये बैठक देर रात तक चली और इसमें बीजेपी की आगामी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। 11-12 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर व्यापक चर्चा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ये बैठक 11 जून को होने की संभावना है। मीटिंग में विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा होगी। खबर है कि इस बैठक में सभी नेताओं को इनोवेशन आइडियाज के साथ आने को कहा गया है। मीटिंग के दौरान संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश में है। इसके मद्देनजर यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। शाह ने इस बैठक के जरिए तीर्थ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं की भी जानकारी ली। एनसीपी चीफ शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप अकाउंट पर धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने धमकी को गंभीरता से लिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी नेता को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पवार के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी मिली। 9 जून की सुबह संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत के फोन पर एक अज्ञात शख्स का कॉल आया, जिसने संजय राउत को गोली से उड़ाने की धमकी दी। इस बीच बातचीत के दौरान दोनों की ओर से काफी गाली गलौज भी हुई। धमकी देने वाले ने कहा कि अपने भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करने के लिए कहो। सूबे के 2 बड़े नेताओं को धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सुनील राउत ने कहा कि मुझे और संजय राउत को धमकी मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार। इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो।
एनसीपी चीफ शरद पवार को सुप्रिया सूले के व्हाट्सएप अकाउंट पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले को लेकर एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पवार को सुरक्षा देने की मांग की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें गंदी राजनीति से प्रेरित हैं और ये रुकनी चाहिए। पुलिस तफ्तीश में जीवा के मर्डर को और ज्यादा हैरतअंगेज और सनसनीखेज बना दिया है। संजीव जीवा गोलीकांड में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर संजीव जीवा को मारने की डील 1 करोड़ में मुंबई में तय हुई थी। इस साजिश के तार नेपाल से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। यही नहीं, शूटर विजय को जीवा की हत्या करने के लिए बहराइच से बंदूकें मिली। वहीं संजीव जीवा हत्याकांड में जिस बच्ची को गोली लगी थी वो सही सलामत है। बच्ची के शरीर की बुलेट निकाल दी गई है। बता दें कि बच्ची के फेफड़ों में गोली फंस गई थी। लखनऊ कोर्ट में शुक्रवार रात पुलिस ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया। यहाँ एक युवक को वकील बनाकर लाया गया। जीवा को जिस तरह वकील बनकर आए शूटर ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद जीवा बना युवक जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के फुटेज जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। उधर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने केस की जाँच के लिए एक स्पेशल टीम गठित की है। इसमें सर्विलांस के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प इस कदर हिंसक हो गई कि गोलियां चलने लगी। झड़प के दौरान कई राउंड गोलियां चली। इस फायरिंग में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जान भी चली गई। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम फूलचंद शेख है। इतना ही नहीं, इस बवाल के दौरान दर्जनों लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। आखिरकार इस बवाल को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति काबू में है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार 1 महीने में एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पॉलिसी लेकर आएगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार तक केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फरवरी में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सेवा पर रोक लगा दी थी। सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर बने आशियाने का शुक्रवार को लकी ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी अजीत सिंह की अध्यक्षता में लकी ड्रॉ निकाला गया। इस लकी ड्रॉ में दिव्यांगों, बुजुर्गों, SC, ST, OBC सभी के लिए अलग अलग लिस्ट के अनुसार लॉटरी निकाली गई। बता दें कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत इस जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए हैं। 76 फ्लैटों के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद 1590 आवेदक ही सही मिले हैं। जहां एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर के ऊपर उठ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 36 घंटे में तेज होने की संभावना है और ये अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। चक्रवात से भारत के पश्चिम तट पर भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। सबसे भारी बारिश गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में होने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। वहीं समंदर में मछुआरों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के सरस्वती मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि सरस्वती मर्डर केस उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 जिलों के कप्तानों ने संयुक्त छापेमारी करते हुए व्यापारी से लूटी गई 50 किलो चांदी कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना के कोतवाल के घर से बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक औरैया जिले के एसपी ने औचक छापेमारी की। एसपी बाइक से एक सिपाही के साथ कोतवाली के आवास पर पहुंचे थे ताकि इस छापेमारी की किसी को खबर न लगे। वहीं चांदी बरामद होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कानपुर देहात के भोगनीपुर के इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 अन्य आरोपियों को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे WTC के फाइनल के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए। फिलहाल कैमरन ग्रीन 7 और मार्नस लबुशेन 41 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय टीम अब चौथे दिन जल्द ऑस्ट्रेलिया को समेटने की कोशिश करेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 296 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 296 रन की बढ़त है। भारत की ओर से रहाणे ने 89, जडेजा ने 48 और शार्दुल ने 51 रन की शानदार पारी खेली।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा संसद को गुमराह करने को लेकर दंडित किए जाने की जानकारी मिलने के बाद दिया। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाली कई सभाओं के बारे में संसद में दिए गए भ्रामक बयानों को लेकर जांच के परिणाम आने के बाद जॉनसन ने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर विरोधियों पर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कई घोटालों के बीच जॉनसन ने 2022 में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था।